ब्रेन डेड एक इंसान कब होता है और क्यों होता है? Brain dead is, I would say, your body's last gasp. ब्रेन खाली 2% आपका बॉडी वेट है, बट इट यूटिलाइजेज 20% ऑफ द एनर्जी दैट योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग. लीगली यू आर डेड व्हेन योर ब्रेन डेड. इट्स नॉट अबाउट द हार्ट. जो हार्ट है, जो आपका फंक्शन कर रहा है, हार्ट इज अ मसल, वो चलता रहेगा. Wow. How important is sleep for the brain and recovery? सो काफ़ी देयर इज दिस न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड द ग्लिम्फेटिक सिस्टम. तो अगर आप 7 से 9 घंटे अगर आपने बराबर आप सोए, दैट इज़ व्हेन योर ब्रेन का जितना भी कचरा है, दैट इज ऑल गेटिंग क्लीन्ड आउट. Smoking, alcohol, narcotics. उसका क्या अफेक्ट होता है ब्रेन पे? There are a few conditions where active worms are found. आपने कुछ खाया होगा, वो लिवर के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम से would have gone to your brain. Worms start eating brain cells? They are a mobile object in the brain, so if they hit a particular part of the brain जो आपकी electrical activities को ज़्यादा कंट्रोल करता है, you can end up getting. AI टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, यहाँ तक बातें हो गई हैं कि ब्रेन डाउनलोड हो सकता है और एक इंसान मरने के बाद भी जी सकता है. is a completely different game changer because it ब्रेन रिकवर कर सकता है एक स्ट्रोक से? तो डू यू से दैट स्ट्रेस वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ सफरिंग अ स्ट्रोक? हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह और मेरे चैनल का नाम है अनलॉक विद कुणाल जयसिंह. अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन और सीखने का शौक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वेडनेसडे मेरा एक नया एपिसोड लॉन्च होता है, तो बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको सबसे पहले पता चले. एक बिलीफ है कि हम एक बहुत कम पोर्शन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं. the 10% of the brain. 10% ऑफ द ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं. ऐसा क्यों होता है और हम 100% क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं? तो ये जो है 10% हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं इज़ अ मिथ. अच्छा. ऐसा कुछ नहीं है. दिमाग जब एक्टिवेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं चाय पी रहा हूँ, सो मेरी जो नज़र है, दैट सिग्नल इज़ एक्साइटिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन. फिर जब मैं उसको पीऊँगा तो टेस्ट का जो है दैट इज़ एक्साइटिंग अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो ये कोहेरेंटली काम कर रहा है. इमेजिन कि अगर आप चाय पी रहे हैं और आपका पूरा दिमाग काम कर रहा है, तो आपके घर में कुछ हो रहा होगा, आप उसके बारे में भी सोच के आप रोने लगे क्योंकि ब्रेन उतना ओवर एक्साइटेड है. तो ये एनर्जी एफिशिएंसी की बात होती है. It is not about using 10% या full potential. It is not about getting into and unlocking the locked potential of the brain. ये brain energy conservation करता है. Because अगर आप मान लीजिए 24/7 सबकी चीज़ों के बारे में पूरा ये सोच रहे हैं, then you will get fatigued out. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो ये जो लोग डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं कि ये चीज़ पहले हुई है, तो वो क्यों होता है? I can give you the scientific reason Yes, behind it. please. ये यूजुअली आपका एक टेम्पोरल लोब होता है ब्रेन में, दैट काइंड ऑफ मिसफायर्स. तो टेम्पोरल लोब में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो इन एक इफ़ आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मान लीजिए कोई भी आप सिचुएशन में हैं और आपको वो एक्सपीरियंस हुआ, सडनली सिचुएशन बदल गई लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स फिर से हुआ, तो आपका दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा. आपको लगेगा कि नहीं, ये दोबारा हुआ है. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट. सेकंड पार्ट ऑफ इट इज़ दैट कि ये जो डेजा वू का जो ये लोग बोलते हैं कि योर ब्रेन इज़ जस्ट गोइंग टैपिंग इनटू योर सबकॉन्शियस, जो पहले कभी आपके साथ हुआ होगा, आपको नहीं यही पहले हुआ था तो ये अभी फिर से हो रहा है. बस वही है. इट इज़ यूजुअली सीन अगेन ये क्लिनिकली इन पेशेंट्स जिनको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, क्योंकि उनको हेलुसिनेशन ये सब काफ़ी होते हैं. वही हमेशा बोलते हैं कि हाँ ये हमारे साथ अभी फिर से हुआ, ये अभी क्यों हुआ, आप अभी आए थे. उस टाइप का ही उनके साथ ज़्यादा होता है. वाओ. सो एवरी टाइम कोई डेजा वू एक्सपीरियंस करता है, इसका ये मतलब नहीं है उनके पास कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी. नहीं, बिकॉज़ मेरे साथ भी होता है कभी-कभी. साइकोलॉजिकल नहीं, नहीं वो आपका ब्रेन सबकॉन्शियस टैप करते लग रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये शायद मेरे साथ फिर से हुआ, बट नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. स्ट्रोक क्यों होता है? कैसे होता है और उसको अवॉइड कैसे करना चाहिए? सो स्ट्रोक इज़ एसेंशियली ऑफ टू टाइप्स. एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन वो रुक जाता है. एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक. हेमरेजिक स्ट्रोक में जो ब्लड वेसल होती है वो फट जाती है, तो इसलिए वो ब्लड सप्लाई उस एरिया को बंद हो जाता है. इस्कीमिक स्ट्रोक अकाउंट्स फॉर अबाउट 80 to 85% ऑफ ऑल द स्ट्रोक्स. हेमरेजिक 15%.
क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं बिकॉज ऑफ योर डाइट, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, जो भी आपकी लाइफस्टाइल की आजकल की जो पॉलिसीज़ हैं, दे कैन ऑल एट द एंड ऑफ द डे कैन लीड टू स्ट्रोक। और उसके साथ लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ये सब कुछ समटाइम्स इट कैन बी जेनेटिक ऑल्सो। किसी लोगों में जिनको हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होती है, उनमें वो छोटे-छोटे अपने रोड ब्लॉक्स बनते हैं ये इन द ब्लड वेसल्स दैट कैन इवेंचुअली lead to complete blockade of the blood to the area that can cause a stroke. For example, साउथ ऑफ इंडिया में तमिलनाडु जैसी जगह पे द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक गोज़ अप हायर ड्यूरिंग द समर्स, क्योंकि वहाँ पे इतनी हीट आती है। तो वो क्यों होता है? अगेन बिकॉज क्रॉनिक डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, द ब्लड वेसल्स ये श्रिंक होती हैं, और अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर प्लाक हो या ब्लड वेसल की वॉल अगर ये वीक हो, तो वो इधर फट जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, तब आपको स्ट्रोक आता है। वैरायटी ऑफ रीजंस फॉर इट। अर्ली साइंस क्या होते हैं? अर्ली साइंस उसके एक होता है दैट इज़ समथिंग नोन एज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जो 24 घंटे में आपको, तो स्ट्रोक के कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हम लोग एक्रोनिम में फास्ट बोलते हैं। एफ का मतलब फेशियल वीकनेस हो, ए का मतलब आर्म वीकनेस हो, एस का मतलब कि आपका स्लरिंग हो स्पीच में, और टी का जो टाइम कितना लगाए इन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सिम्टम्स टू दी शोइंग अप टू द डॉक्टर। तो अगर मान लीजिए ये 24 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाता है, आप सुबह उठे, आपको थोड़ा बहुत लगा कि नहीं मेरी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही है, आई हैव सम वीकनेस इन द फेस, नॉट एबल टू स्माइल, या आपका हाथ थोड़ा कमज़ोर है या पैर थोड़ा कमज़ोर है एक साइड का, और ऑपोजिट साइड फेस भी कमज़ोर है, लेकिन 24 आवर्स में ठीक हो जाता है। तो ये आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि इट्स अ रेड फ्लैग। ये आपको होता रहेगा लॉट ऑफ टाइम्स, और लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंसेस कि आधे दिन में हुआ, ठीक हो गया। देयर कुड बी अदर रीजंस फॉर इट, बट अगर ऐसा होता है, इट्स बेटर टू गेट योरसेल्फ चेक्ड बिकॉज दैट इज़ योर ब्रेन जस्ट सेंडिंग यू सिग्नल्स कि अ मेजर इंसिडेंट में हैपन। और समझो किसी को स्ट्रोक हुआ है, तो इमीडिएटली फर्स्ट चीज उनको क्या करनी चाहिए? रिमेन काम, ओके। call the emergency services, let the person lie down, टाइम एवरीथिंग कि कब शुरू हुआ, नॉट ऑल सिम्टम्स में कम टुगेदर। तो वो आप, क्योंकि आप टाइम करोगे उसी हिसाब से, जितना जल्दी ये पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा, टाइमिंग के हिसाब से द डॉक्टर कैन देन इनिशिएट द ट्रीटमेंट। आई मीन अगर मान लीजिए देयर इज अ ब्लॉकेज टू अ ब्लड वेसल, और 3 से 5 घंटे में अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया, देन दे कैन गिव ड्रग्स जो वो प्लाक को पूरा डिसॉल्व कर देंगे, और पूरा ऑलमोस्ट 100% ब्लड सप्लाई वापस आ जाएगा विथ मिनिमल परमानेंट डेफिसिट्स। यही चीज़ अगर आपको सुबह हुआ है और आप शाम को लेके हॉस्पिटल पहुँचे, सो देन उतने टाइम में वो एरिया ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, प्रॉबेबली परमानेंटली। ब्रेन रिकवर कर सकता है एक स्ट्रोक से? वेल पार्शली रिकवर कर सकता है। ये काफ़ी लोग को लगता है कि हम पूरी तरह रिकवर कर जाएंगे, विच इज़ वेरी 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 सब्जेक्टिव। डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, कितने टाइम में आपको ट्रीटमेंट मिला है, ट्रीटमेंट कैसा मिला है, रिहैबिलिटेशन कैसा है आपका, एज क्या है पेशेंट की, कोमॉर्बिड कंडीशंस कैसी हैं, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और कितना रिकवरी होगी वो कोई बता नहीं सकता। मैक्सिमम रिकवरी स्ट्रोक की हैपन्स विद इन 6 मंथ्स, आउटर विंडो 1 साल हो जाएगा। बट उस पीरियड में जो आपका मैक्सिमम रिकवरी होगा वो होगा, रिकवर करेगा बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेप्ट नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो रिकवरी होती है, बट भगवान की बनाई हुई देन, उसके बाद आपने उसको इतना डैमेज हो गया है, तो देन यू आर जस्ट प्लेइंग कैच अप टू इट। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है और कैसे काम करता है वो? So neuroplasticity is a relatively newer concept where they've said कि that the brain kind of rewires itself. जहाँ पे डैमेज होता है वहाँ पे ब्रेन कुछ ऐसा ट्राई करेगा कि वहाँ पे फिर नए कनेक्शंस बने टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया है। मान लीजिए अगर आपका ये एम्पुटेशन अगर ये हो जाता है, तो वो एरिया अगर खाली है, तो उस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो फैंटम लिम्ब पेन जो होता है फॉर एग्जांपल उस समय, तो दैट इज़ जस्ट योर ब्रेन काइंड ऑफ रीवायरिंग इटसेल्फ। that happens both at the subconscious level as well as in consciously। सबकॉन्शियस लेवल में इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो फिर बिहेवियरल थेरेपीज़ जो होती हैं आपकी, दैट इज़ जस्ट योर जो आपका नॉर्मल जो रिस्पॉन्स रहेगा। मान लीजिए आपको स्ट्रोक हुआ है, वो आप नॉर्मल नहीं रहा रिस्पॉन्स, तो आप जो ये बिहेवियरल थेरेपीज़ करते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, तो वो अगेन ब्रेन फिर से सीख रहा है। फिजियोथेरेपी फॉर द ब्रेन? फिजियोथेरेपी फॉर द ब्रेन, या ऑल योर फिजियोथेरेपी दैट यू डूइंग, बिसाइड्स द फैक्ट दैट वो स्ट्रेंथ आए, वो सब आए, इट्स फॉर योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड कि नियर नॉर्मल हो गया है, और आप हाथ हिलाएं। सी आपका हाथ अगर 100% स्ट्रेंथ है हाथ में, लेकिन अगर वो कनेक्शन ही नहीं है, द ब्रेन डजंट टेल योर हैंड टू मूव, तो हिलेगा ही नहीं।
डैमेज ब्रेन में हुआ है इसलिए हाथ में वीकनेस है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ब्रेन हेल्थ भी कम होता जाता है, राइट? Yep. तो उस टाइम पे हमें क्या मेजर्स उठाने चाहिए यंग एज में ताकि वो डिक्लाइन उतना ना हो? सी टू से कि अक्रॉस द बोर्ड कि सबका होता है इट्स रॉन्ग, वो सब्जेक्टिव होता है। ओके। नॉर्मली क्यों होता है ओल्ड एज में? बिकॉज ब्लड वेसल्स थोड़ी बहुत ब्लॉक हो जाती हैं, थोड़ी बहुत सिकुड़ जाती हैं। आई मीन विद एवरीवन्स नॉर्मल डाइट या जो लाइफस्टाइल होता है वो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है एज यू एज, राइट? आप जितने इमोशनली, जितने इंटेलेक्चुअली एक्टिव रहते हैं इन योर यंगर एज, यू मे नॉट बी इन योर ओल्ड एज। सो दैट इज़ वन। तो उसमें क्या होता है, देन द ब्रेन अडेप्ट्स। तो देयर इज़ दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन, फॉर एग्जांपल द हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो बिकॉज योर ब्रेन इज़ नॉट गेटिंग स्टिम्युलेटेड, सोशल आपकी सोशल गैदरिंग्स बंद हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, तो आप एक ही चीज़ डे एंड नाइट यू फॉलोइंग द सेम रूटीन, तो वो श्रिंक कर जाता है। जैसे जैसे वो श्रिंक करता है, देन योर मेमोरीज ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग इम्पेयर्ड, विच इज़ वाई वो दे से अबाउट कि ओल्ड एज में हम भूलने ज़्यादा लगे एंड ऑल दैट। The best way to fight it is just remain social, lead a very healthy lifestyle, and keep learning. There is no age at which you cannot learn anything new. Keep reading, keep learning, because then your brain is forming new connections and strengthening the older connections. So that is the only way. तो डाइट एंड एक्सरसाइज भी That इम्पोर्टेंट रोल plays प्ले a करता है? very important role for the simple reason being both exercise की अगर हम बात करें, then एक तो आप नया मूवमेंट सीख रहे हो, राइट? और अगर आप नया मूवमेंट मान लीजिए इफ़ यू बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ व्हाइल, योर ब्रेन इज़ यूज टू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो दैट कंट्रोल्स योर हार्मोन्स ऑल्सो, विच देन कंट्रोल योर स्ट्रेस एंड अदर इमोशंस इन द लॉन्ग रन। दूसरा क्या होता है कि एक्सरसाइज के टाइम पे ये ब्लड फ्लो ज़्यादा इंक्रीज होता है ब्रेन में, सो दैट काइंड ऑफ जो थोड़े बहुत जो प्लाक्स बन भी रहे हैं उनको डिसइंटीग्रेट कर देगा। न्यूअर चैनल्स विल ओपन अप, द ब्रेन विल गेट मोर ऑक्सीजन when you're working out, for example. That is why a lot of people say कि exercise के बाद is one of the biggest ये de-stressors, because वो stress level को down इसलिए करता है। um, डाइट वंस अगेन एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है, द गट ब्रेन एक्सेस जिसको बोलते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर नर्व, जो वेगस नर्व होती है। आपने जो खाया, मान लीजिए अगर आपको चॉकलेट पसंद है, आपने चॉकलेट खाया, दैट रिलीजेस डोपामीन इन योर ब्रेन विच इज़ लाइक अ रिवॉर्ड ये हार्मोन, तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो मूड एलिवेटर बन जाता है, राइट? अगर आपने कुछ ऐसा खाया जिससे आपको एसिडिटी होती है, तो उससे आपके ये लेवल्स डाउन होंगे, और एंड यू बिकम अ बिट मोर सैड, अ बिट मोर डिप्रेस्ड, अ बिट मोर नॉनशलांट टू कि आसपास क्या चल रहा है। वही बिसाइड्स दैट गट माइक्रोब्स भी होते हैं। गट माइक्रोब्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन डाइजेशन। तो अगर वो आपको पेट की कुछ बीमारी होगी, आप हमेशा ये आप देखेंगे कि आप थोड़े मेंटली भी डाउन होते हैं, क्योंकि दो गट माइक्रोब्स, अगर आपका गट हेल्दी रहेगा तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। आजकल देख रहे हैं सर, यंग एज में भी जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी सोशल लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, बट 30, 35, 40 में स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जो एक्चुअली पुराने ज़माने में समझो कि 60 प्लस में होते थे। एक तो पहले के ज़माने में प्रॉब्ली इतना पता भी नहीं चलता होगा, बिकॉज आर डायग्नोस्टिक टूल्स आर बेटर नाउ। पहले कुछ होता होगा तो इतना पता भी नहीं चलता होगा, इट वुड हैव जस्ट गॉन अंडर द रेडार। दूसरा ये कि पहले के ज़माने में लोग अपने फैमिलीज़ के साथ रहते थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ज़्यादा रहते हैं, तो आप कितना भी बाहर जा लो, कितना भी सोशल इंटरेक्शन कर लो, एट द एंड ऑफ द डे आप घर वापस आ रहे हो, तो उस टाइम पे आपके फिर वो स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, आप व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। एंड तीसरा ये कि हमारे डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो अगर आपने 30 साल की उम्र में यू आर जॉइनिंग अ न्यू जॉब और आपने जाके अपना पूरा फिजिकल कराया, द चांसेस ऑफ अस फाइंडिंग समथिंग देयर इज़ मच मोर देन पुराने ज़माने में जब वो लोग नौकरी के लिए जब अप्लाई करते होंगे या जाते होंगे। वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जेनेटिक भी हो सकता है। बट आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में, तो डू यू से दैट स्ट्रेस would be one of the biggest factors of suffering a stroke, या अमंग्स द बिगेस्ट। more than the fat dislodging or the plaque? तो व्हाट स्ट्रेस डज इज़ ये स्ट्रेस रिलीजेस अ पर्टिकुलर हार्मोन ब्रेन में विच इज़ कॉर्टिसोल, ठीक है? तो कॉर्टिसोल के कारण उसमें क्या होता है कि जो प्लाक्स जो आपके ब्रेन में बनते हैं, डाइट के जो बने वो बने, बट इवन स्ट्रेस काइंड ऑफ अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो इन द ब्रेन। तो धीरे धीरे अगर ट्रैफिक जैम होता रहा ब्लड फ्लो का, तो वो छोटा-छोटा प्लाक अगर वहाँ पे बना, तो फिर वो इवेंचुअली इट विल फॉर्म अ प्रॉपर ये ब्लॉक टू द ब्लड वेसल, और पूरा वो सप्लाई बंद हो सकता है।
तो स्ट्रेस इज डेफिनेटली अमंग्स द बिगेस्ट फैक्टर्स. ब्रेन डेड एक इंसान कब होता है और क्यों होता है? सो लीगली यू आर डेड व्हेन यू आर ब्रेन डेड. अच्छा, इट्स नॉट अबाउट द हार्ट. जो हार्ट है जो आपका फंक्शन कर रहा है, हार्ट इज अ मसल, वो चलता रहेगा, राइट? Heart, even after you're brain dead, the heart muscle may keep pumping till the time it tires out and stops. ब्रेन डेड तब बोलते हैं, हमारे कुछ क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, विच आर प्रेजेंट सारे मैमल्स में. हम वो टेस्ट करते हैं. ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अगर एब्सेंट हों न्यूरोलॉजिकली, दैट इज़ व्हेन वी से कि पेशेंट इज़ ब्रेन डेड. अब आई वोंट गो इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट. ब्रेन डेड इज़, I would say your body's last gasp. Everything, आपका जो blood flow है, सब कुछ will try and save the brain. It's not gonna try liver को बचाने के लिए, heart को बचाने के लिए, spleen को बचाने के लिए, नहीं, nothing of the sort. Brain gets the maximum because brain खाली 2% आपका body weight है, but it utilizes 20% of the energy that your body is utilizing. So the maximum blood flow, even when the body is shutting down, will go to the brain. तो अगर वो फाइनल फ्रंटियर है, तो वहाँ पे अगर ये न्यूरोलॉजिकली आपको लगता है कि अगर पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग अपने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में भी एंड ही इज़ ब्रेन डेड, देन फॉर ऑल नो हाउ ही इज़ डेड. हार्ट जब तक चल रहा है, यस, वो चलता रहेगा. ये बट इफ द पर्सन इज़ ब्रेन डेड, देन ही इज़ नॉट रियली गोइंग टू कम बैक. what are the major reasons for a person to get brain dead at a early age? Accidents? एक्सीडेंट्स, यस, फॉर श्योर. अगर आपने एक्सीडेंट्स, देयर आर टू सिनारियोज. एक होता है अनफॉर्चुनेटली जब हमको ब्रॉड डेड आते हैं, तो व्हेन दे से दैट डेड, ठीक है, पल्स नहीं है, सब कुछ नहीं है, बट वो ब्रेन एक्टिविटी भी नहीं है. मान लीजिए अगर पल्स नहीं है बट वी सी सम ब्रेन एक्टिविटी, वी नो कि ठीक है, एटलीस्ट वी विल पुट द पर्सन ऑन द वेंटिलेटर, डू समथिंग, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी है, शायद वापस आ जाए. बट इफ़ इट्स वाइस वर्सा, कि अगर बाहर की पल्स थोड़ी बहुत, हार्ट थोड़ा चल रहा है, लेकिन ब्रेन डेड के इतने आपको रिफ्लेक्सेस नहीं पता चल रहे, देन हम वी काउंसल द अटेंडर्स लाइक दैट ओनली, कि हम वेंटिलेटर पे डाल देंगे, हार्ट चलता रहेगा जब तक हम मेडिसिन डालेंगे, लेकिन ब्रेन की कोई एक्टिविटी नहीं है, ज़ीरो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है. वो कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, क्योंकि ब्रेन आपका हमेशा ऑन ही रहता है. सर, लोअर बैक पेन कैसे रिलेटेड है ब्रेन से? तो स्पाइन के आसपास जब मस्कुलेचर काफ़ी होती हैं, तो अपने पोस्चर के कारण और ये आजकल के लाइफस्टाइल के कारण पर्सन गेट्स टायर्ड और वहाँ पे मसल नॉटिंग हो जाएगी, चाहे वो लोअर बैक हो या ये गले के पीछे हो. ये खींचता है फिर नसों को, जो नसें जो जाती हैं, नसों को थोड़ा इंट्रैप कर देता है, जिसके कारण आपको पेन आएगा, थोड़ा बहुत टिंगलिंग नमनेस हम लोग जैसे बोलते हैं, या आपको सुनसुनाहटपन लगेगा. ठीक है, अगर गले के मसल्स टाइट हैं तो वो पुल करेंगे टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर हेड, तो आपको हेडेक आ सकता है, डबल विजन हो सकता है, थोड़ा बहुत उल्टी जैसा आपको लग सकता है. दिस इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गया, एंड एज यू एज वेयर एंड टेयर इतना हो जाता है दैट द बोन्स बिकम वीक. तो बोन्स को सपोर्ट करने के लिए मसल्स और टाइट हो जाती हैं. द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज़ जस्ट रेगुलर फिजियोथेरेपी और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. ऑफ कोर्स आपने स्कैन्स वैन्स करवा लिए देखने के लिए कि अंदरूनी कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत हो, बट दिस टेक्स टाइम. दिस एज यू एज, ये कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आएंगी, आप उसका इलाज करोगे, थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेंगी, वापस भी आ सकती हैं. तो वो आपको वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है. Cervical is also related to this? सो द स्पाइन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. जैसे सर्वाइकल स्पाइन, जो ये पहले 7 हड्डियाँ जो होती हैं उनको ये अपना सर्वाइकल वर्टेब्रे बोलते हैं. फिर आपकी आती हैं ये थोरैसिक या डॉर्सल, फिर लंबा स्पाइन आता है, और फिर सेक्रम आता है. जो लोअर बैक एक जो होता है वो लंबो सेक्रल स्पाइन का होता है, क्योंकि आपकी सारी हिप की मसल्स, लेग की मसल्स सब वहीं पे अटैच होती हैं. दैट इज़ टेकिंग द मैक्सिमम वेट. तो इसलिए वो वहाँ पे आपको पेन आएगा अगर आपका व्हेन यू आर लिफ्टिंग समथिंग हैवी, या आपका लाइफस्टाइल अगर कुछ हो. दूसरा ये, इन टुडेज डे एंड एज विद द एडवेंट ऑफ द मोबाइल फ़ोन और योर लैपटॉप्स एंड ऑल, तो आपका गला हमेशा ऐसे रहता है. उसके कारण आपकी सर्वाइकल नेक मसल ज़्यादा काम कर रही हैं. तो एज यू एज एंड बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर, देन दोज मसल्स बिकम अ बिट मोर एक्टिव, आपको उसी होल्ड पे ये पकड़ने के लिए. इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन इन टर्म्स ऑफ कि अगर सर्वाइकल ग्रुप ऑफ मसल्स टाइट हैं, या सर्वाइकल वर्टेब्रे में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो खींचता है दिमाग में, तो आपको हेडेक आता है. तो योर फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम दिस माइट बी अ हेडेक. कितने लोग आते हैं जो बोलेंगे कि हमें हेडेक है, डबल विजन आ रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उनकी यहाँ पे है. प्रॉब्लम उनके दिमाग में भी है, बट वो क्लिनिकल इवैल्यूएशन पे आपको पता चलेगा.
तो माइग्रेन्स Migraines are different. क्यों होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक नॉर्मल हेडेक है या ये माइग्रेन हेडेक है? So migraine most of the times is preceded by an aura. मतलब कि आपको एक aura आएगा, चाहे वो visual aura हो, चाहे वो ऑडिटरी ऑरा हो, समटाइम्स आपके पेट में जिसको गस्टेटरी ऑरा भी बोलते हैं, कि कुछ ऐसा आपको लगेगा दैट विल प्रीसीड अ हेडेक। तो इससे लॉट ऑफ माइग्रेन पेशेंट्स वो आप इफ यू एवर टॉक टू देम, वो आपको बोलेंगे कि मुझे लग रहा है कि मुझे माइग्रेन आ रहा है, एंड इट इज़ मोर ऑफन देन नॉट वन साइडेड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, विद यू वी वोंट गेट इनटू दैट, बट अपना जो नॉर्मल जो हेडेक होता है वो यूजुअली पूरे सर पे होता है। इट मे बी एक जगह ज़्यादा हो, लेकिन नॉर्मली पूरे सर पे होता है, ऑरा नहीं रहता साथ में उसके। जो नौशिया वॉमिटिंग जो होती है, अगर आपको माइग्रेन है, यूजुअली नौशिया अगर वॉमिट होता है तो उसके बाद ठीक हो जाता है, राइट, इट गेट्स बेटर। बट अगर आपको हेडेक है बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, देन इट मे नॉट इम्प्रूव ऑल्सो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स दैट अ पर्सन एक्सपीरियंस? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादातर जब भी हेडेक होता है मुझे यहाँ पे फील होता है और कहीं नहीं होता है। सो यू हैव द टेंशन हेडेक। अच्छा। आई थिंक एवरीवन हैज़ अ टेंशन हेडेक। So headache is too vast a subject. That very different types of इन बेसिक in basic माइग्रेन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। एक होता है कि आपको बैंड हेडेक, जिसको टेंशन हेडेक बोलते हैं, कि पूरा सर आपका दुखता है। एक आपका होता है ऑक्सीपिटल ये हेडेक, जहाँ पे मैंने बोला कि सर्वाइकल ग्रुप ऑफ मसल्स जो आपकी यहाँ पीछे अटैच होती हैं, इफ़ दे आर टाइट दे विल पुल, आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे पीछे की तरफ हेडेक हो रहा है। एक आपको सामने की तरफ हेडेक होगा, दैट इज़ अगर आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, बिकॉज दैट ब्लॉक्स दी ये एयर फ्लो इन द साइनसेस, तो आपको हेडेक मोस्टली फ्रंटल हेडेक होगा और ये इस जगह होगा। एंड देन अगेन ये अगर आपको मान लीजिए कान में कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो आपको हेडेक इसी साइड पे होगा, ऑन दिस साइड। समटाइम्स दी हेडेक के साथ अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, आप वॉमिट कर रहे हैं, उससे हेडेक थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, डबल विजन हो रहा है, एंड ये देन यू शुड आइडियली गो टू द डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। So a lot of women get a headache during their cycle. हाँ, So is that a migraine or is it just a cycle related? it's cyclical because of the hormonal changes. Because of the hormonal changes, there are blood flow changes, and that can also lead to headaches. Okay, so that's not a migraine ideally. In some women, it does trigger a migraine अगर वो migraine के patients हैं। क्योंकि उनको क्या होता है ना, वो फिर जस्ट बिफोर द साइकिल शुरू होता है, साइकिल के 1-2 दिन बाद 1-2 दिन के अंदर खत्म। कम होने जाता है और उल्टी करते हैं तो बेटर लगता है। So then again, it can trigger a migraine if you are, अगर आप migraine के patient हो, या अगर if you have the predisposition towards migraine, but that is a cyclical headache। वो आपको पता है कि जब आपके periods आएंगे तब आपको वो headache आएगा, but अगर आप predisposed हो towards migraine, then it can trigger a migraine। How important is sleep for the brain and recovery? So काफ़ी there's this new concept, I don't know whether you've heard of it, called the glymphatic system। तो पहले ये होता था कि ये बोलते थे कि ब्रेन में लिम्फेटिक्स नहीं होते। लिम्फेटिक्स आर योर क्लीनिंग चैनल्स इन द बॉडी। तो उसका जी से ग्लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ जस्ट बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द ब्रेन, एंड दैट इज़ द मोस्ट एक्टिव, और प्रॉब्ली एक्टिव ओनली व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो अगर आप 7 से 9 घंटे अगर आपने बराबर आप सोए, दैट इज़ व्हेन योर ब्रेन का जितना भी कचरा है, दैट इज़ ऑल गेटिंग क्लीन्ड आउट। इट्स वेयर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, मान लीजिए अगर इफ यू नॉट गेटिंग दीज मनी आवर्स ऑफ स्लीप इन, it causes a bad hormonal imbalance। आपकी मैक्सिमम जो मेमोरी प्रोसेसिंग और जो कंसोलिडेशन जो होता है हैपेंस ड्यूरिंग स्लीप, मैक्सिमम रिकवरी हैपेंस ड्यूरिंग स्लीप, मैक्सिमम इमोशनल बैलेंस हैपेंस ये ड्यूरिंग स्लीप। तो वो अगर कम हो गया, दोज एरियाज गेट अफेक्टेड, दैट लीड्स टू imbalance, an imbalance in the hormones, an imbalance in the transmitters that are being transmitted in the brain, and then when you get up, तो you're still in a state of imbalance। एक आपका जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, तो बिल्कुल दिमाग के सामने होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनालिटिकल थिंकिंग, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्टिमुलेटेड अगर आप कम सोए हो। तो यू मे बी एबल टू फंक्शन फॉर दो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप यूज टू हो, बट देन आफ्टर अ वाइल वो मेंटल फिटीग विल सेट इन, आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, बिकॉज आपका बॉडी वापस रीवायर नहीं हुआ है टू स्टार्ट द डे, बिकॉज योर ब्रेन हैज़ नॉट गॉट इनफ रेस्ट। What happens to the brain when you're
about to go to sleep, when you're in deep sleep, Hmm. and when you're about to wake up? And why does this function happen? That is the sleep wake cycle or the circadian cycle. उसके different stages होते हैं. एक REM sleep होता है, एक NREM sleep होता है. REM sleep is rapid eye movement sleep, NREM is non rapid eye movement sleep. 4 phases होते हैं, 1 2 3 4. 3 और 4 phase में is when you're at your maximum passed out phase. And when you're starting to go off to sleep, आप धीरे धीरे first phase में जाते हैं, which will last you about 45 minutes. You're about to go to sleep, and slowly you enter the first stage of initial deep sleep, that is REM sleep, जो second stage होता है. That एक cycle होती है about 90 minutes. That is the stage where you dream in. Hmm. Right? Then you slowly then go into 3 and then 4. And if you then again come back to 1. So ऐसी काफ़ी cycles, again depending upon आप कितना घंटे सो रहे हो, ऐसी cycles complete होती हैं during the course of the night. And so you should ideally be waking up, if you wake up in 2, अगर आप second ये cycle के phase में अगर आप उठे, you're fresh. If somebody wakes you up and you're still in a third and fourth cycle, because that is the state when you're in deep sleep, you're still sleepy then. Hmm. Mentally you're not that active. आपने देखा होगा कि आप, if you're someone who sleeps 6 hours a day, you're normally sleeping at 11, और आप 6 बजे भी हो जाते हो, 7 hours a day, आप 6 बजे हो जाते हो, you're absolutely fine. One fine day you sleep at 2 o'clock in the night, और आप फिर भी अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, you're groggy then, because वो sleep cover ही नहीं हुआ है. You've not woken up in your REM sleep. You've woken up in your in the phase जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा नींद में होते हो. NREM. NREM. वाओ. व्हाट इज स्लीप को लेकर आइडियली कितने बजे सोना चाहिए, और वो कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, और एक टाइम के हिसाब से? So ये अगेन सब्जेक्टिव हो जाता है. देर आर अ फ्यू जो अर्ली राइजर्स होते हैं, देर आर अ फ्यू जो लेट राइजर्स होते हैं. इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्लीप यू आर गेटिंग इन. आपको 7 से 9 घंटे अगर सोना है, आप 3 बजे सो रहे हो और आप आराम से 11 बजे सुबह उठ रहे हो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. यू आर वेकिंग अप फ्रेश. बट इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर और आप ये सुबह के 2 या 3 बजे सो रहे हो एंड यू आर स्टिल गेटिंग अप एट 6 or 7, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन. तो स्लीप इज़ वेरी सब्जेक्टिव फॉर डिफरेंट पीपल. आपको कितने घंटे सोना चाहिए? अराउंड 7 to 9 hours. All your hormones and all kind of get replenished. They go back to a very basic ये state ये during a sleep, जो आपकी memories हैं, जो आपके emotional turmoils हैं, या जो भी हैं, they're all going to a very baseline state in your subconscious. So when you're getting up, you are clear in your head. You are not groggy. आपको याद है कि क्या किया था. आपने मान लीजिए if you are someone who's involved in a project, तो आपको सब कुछ याद है उस दिन पहले का. और in fact if you've had a good night's sleep also, they do say कि if there's a problem that needs to be solved and not able to solve it, sometimes a lot of people who have a good night's sleep and they get it in their dreams. So बोलते हैं ना कि dreams में मुझे था and I acted it out the next day. That's just your brain kind of calming, reducing all the white noise around it. You're getting enough sleep in, and then your brain is showing you the way forward. Yeah. सो ये जो बोलते हैं कि इतने अगर लेट सोओगे और लेट उठोगे तो ब्रेन फंक्शंस, Nothing of the sort. you need 7 to 9 hours. You need 7 to 9 hours, and you look at all the athletes, all the scientists, everyone who's at the top of their field, they always make sure that they get a good night's sleep in, because they've understood कि it is also, for them it is also like a hidden weapon. If they're resting well, the next day is much more fruitful. ज़्यादा वो activity कर सकते हैं, ज़्यादा ये अपना काम आगे ये take forward कर सकते हैं, as opposed to, let's say, cutting down on sleep. Okay. अब sleep paralysis क्या होता है? There's this area of the brain which is a part of the brain called the pons. Pons essentially आपको temporarily paralyze कर देता है when you're sleeping, so that you don't act out your dreams. क्योंकि अगर आप ड्रीम्स में, तो आपको लगता है ना कि आप ही कर रहे हो. सडनली if you're dreaming something और आपका हाथ पैर कहीं जा रहा है and all that, so the pon kind of temporarily paralyzes you so that you don't act out your dreams. उस फेज में अगर आपको किसी ने उठा दिया, right, and you are still paralyzed because the brain has still put like a वहाँ पे ये नाकाबंदी टाइप का कर दिया है कि you're not going to get up, but somebody wakes you up. So that is what a lot of people experience, especially those जिनको ये epilepsy की problem होती है. They have that. तो sleepwalking is जहाँ पे ब्रेन नाकाबंदी नहीं लगा रहा है? No, so sleepwalking is very different. Sleepwalking, What is that and क्या होता है उसमें? it is you're not really in a state of
sleep. You're in a state between your REM and your NREM sleep जहाँ पे ये आपकी again to put it crudely, yes, the pawns ने पूरा वो रोक नहीं लगाया, तो you're going ahead and you're walking about, your brain is functioning at a very basic level, but you're just walking about, you can't do anything else. इसलिए आप कुछ याद नहीं रहता कि आपने क्या किया, कुछ बोलोगे नहीं, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे, ब्रेन उस लेवल पे काम ही नहीं कर रहा है. It's a very involuntary thing that is happening. Again, it gets triggered by factors such as stress. If you've taken कुछ hallucinogens लिए होंगे या कुछ लिया होगा, तो अपने ब्रेन की ही एक्टिविटी इतनी अगर कम हो गई है, तो फिर उतनी पॉन्स पे इतनी शक्ति नहीं होती टू पैरालाइज यू कम्प्लीटली. देन द बॉडी टेक्स ओवर. समझो ट्रॉमा हुआ है, से सर्जरी हुई है, हाउ डज द ब्रेन रिकवर फ्रॉम दैट? क्योंकि ब्रेन तक पहुंचने के लिए आपको स्कल काटना पड़ेगा, और वो एक ट्रॉमा हुआ, उससे ब्रेन कैसे रिकवर करता है? सर्जिकल ट्रॉमा. या सर्जिकल ट्रॉमा. सर्जिकल ट्रॉमा, सी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग का प्लान्ड होता है, राइट. कोई भी सर्जरी करते हैं तो वी नो कि कौन से एरिया में कितना काटना है, कहाँ पे ड्रिल करना है, कहाँ पे जाना है. सर्जिकल ट्रॉमा से अलॉट मैनी टाइम्स ना ये पेशेंट्स को थोड़ी बहुत प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली भी थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अलॉट ऑफ टाइम्स पीपल फील कि यार दिमाग को काटा है, राइट. तो वो काउंसलिंग से ही दे हैव टू गेट ओवर इट. कुछ लोगों को PTSD टाइप का भी होता है पोस्ट सर्जरी, दे कैन नॉट बिलीव इट कि हमको ये गो थ्रू करना पड़ा. तो अगेन इट्स जस्ट द काउंसलिंग, इट्स हाउ यू क्लिनिकली आप कैसे पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, कैसे समझाते हैं उनको, कैसे अटेंडर्स को बताते हैं कि देखो ये हुआ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है. आपने पेशेंट को अंदर जाते हुए देखा, बाहर आते हुए देखा, पेशेंट क्योर्ड हो गया या ठीक हो गया, दैट डज नॉट मीन दैट ही इज़ नॉट अंडरगॉन अ मेजर सर्जरी. तो वो उसका ट्रॉमा हो सकता है, तो वो आपको खाली काउंसलिंग से एंड ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट से ही देखना होता है. ब्रेन में क्या होता है जब आप सर्जरी के अंदर जा रहे हो? अगेन डिफरेंट रीजंस के लिए आप किस लिए ऑपरेट कर रहे हैं. ट्यूमर्स हो सकते हैं, वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन जैसे एन्यूरिज्म्स हुआ वो हो सकता है, ब्लीड हो सकता है जिसको आपको इवैक्यूएट करना हो, पानी भर गया होगा जिसके लिए आपको ट्यूब डालनी होगी, डिफरेंट रीजंस. ट्यूमर क्यों होता है? अगेन ट्यूमर्स, देखिए ट्यूमर्स एट अ वेरी सेलुलर लेवल, जो सेल्स जो आपके बनते हैं, एक्स नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड एवरी डे, एक्स नंबर ऑफ सेल्स डाई एवरी डे. जब इस मैकेनिज्म में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ व्हेन द अबनॉर्मल सेल्स, जो सेल्स आपके एज हो गए हैं, दे डोंट डाई, दे देन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग. और जब सेल्स आपके मैच्योर हो रहे हो एट एनी वन स्टेज, दे काइंड ऑफ फॉर्म एन अबनॉर्मल लाइन एंड दे स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग देयर. दिस कैन बी चमड़े का हो सकता है, चमड़े के नीचे का आपका यू हैव द स्कल का हो सकता है, स्कल के नीचे यू हैव अबाउट 4 लेयर्स ओवर द ब्रेन, कैन हैपन इन एनी ऑफ द लेयर्स. ब्रेन के टिश्यू में भी हो सकता है. सम पीपल देयर कैन बी अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उसके कारण, कुछ लोगों में कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस के कारण, कुछ में इस इडियोपैथिक, यू कैन नॉट से कि इसके कारण हुआ है या उसके कारण हुआ है. तो जब ट्यूमर होता है सर, सर्जरी करना ज़रूरी होता है कि मेडिसिन से भी डिसॉल्व होता है? डिफरेंट ट्यूमर्स हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस. डिपेंड करता है कि ट्यूमर बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, कहाँ पे हो, क्या पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा है. मोर ऑफन देन नॉट, अगर वो ऐसा प्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स हों और इस थोड़ा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ रहे हैं पेशेंट को, देन वी विल एडवाइस सर्जरी. अनटिल अनलेस कुछ इस टाइप का ट्यूमर हो जहाँ पे हमें पता है कि रेडिएशन ज़्यादा काम करेगा. कुछ ट्यूमर्स होते हैं जहाँ पे आपको सर्जरी करके फिर रेडिएशन या कीमो के लिए भेजना पड़ता है. जो ट्यूमर डिसॉल्व करने वाली की जो आप बात कर रहे हो, वो बहुत ही कम ट्यूमर्स में होगा. वो अगर अगर छोटा मोटा ट्यूमर है, लेकिन ऐसा ट्यूमर है जब आप में जाके कैंसर बन सकता है, देन यू कैन गिव अ कोर्स ऑफ रेडिएशन एंड कीमो. बट मोर ऑफन देन नॉट सर्जरी रिमेन्स द मेनस्टे फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर्स. सो पीपल जो लोग सफ़र करते हैं अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, व्हाट इज़ द मैलफंक्शन इन द ब्रेन फॉर दैट? डिफरेंट अल्जाइमर्स की लेटेस्ट थियरी है कि प्लाक्स बन जाते हैं इन द न्यूरल फाइबर्स विच काइंड ऑफ ब्लॉक इट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको ये प्रॉब्लम आती है. पार्किंसंस ये आपका डोपामीन का जो पाथवे जो पूरा होता है, ये वो अप डाउन ये कर देता है. सो दैट इज़ व्हाट कंट्रोल्स आपका फाइन मोटर. तो वो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है. पार्किंसंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. अल्जाइमर्स यूजुअली होता है 60 साल की उम्र तक, बट अभी अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स भी आने लगा है, वेयर पीपल अराउंड द एज ऑफ 45-50 ऑल्सो आर सफरिंग फॉर इट. तो मैकेनिज्म दोनों के अलग अलग हैं. प्रेजेंटेशन साथ में हो सकते हैं, समटाइम्स ओवरलैपिंग भी हो जाते हैं, अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस. समटाइम्स.
बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो प्लाक्स बन रहे हैं आपके, दोज प्लाक्स आर ऑल्सो फॉर्मिंग इन योर डोपामीन पाथवे एंड ऑल दैट, तो इसलिए वो एड ऑन इफेक्ट आ जाता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट डिफरेंशिएट करने में, स्पेशली अगर आप 65 प्लस हों, बिकॉज फिर ये एज रिलेटेड डिमेंशिया भी आता है आपको, तो ये सब ये साथ में होता है। तो उसके लिए एग्जैक्टली द ट्रीटमेंट देन कम्स डाउन टू दैट यू हैव टू गो टू द न्यूरोलॉजिस्ट एंड एक्चुअली फिगर आउट कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, व्हिच इज़ अ प्राइमरी प्रॉब्लम, और उसका ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन सिम्टोमेटिकली कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली साइंस के अल्जाइमर्स या पार्किंसन का या कुछ ऐसा होने वाला है कि हमें पता है तो हम जल्दी चले जाएं डॉक्टर के पास? ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ओके। आपने माइकल जे फॉक्स का नाम सुना होगा, राइट? तो ही हैड अर्ली ऑनसेट पार्किंसंस बिकॉज ही रियलाइज कि उनकी जो पिंकी फिंगर जस्ट स्टार्टेड, यू नो, एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग मेमोरी इम्पेयरमेंट एज वेल, विच वाज दैट बैड कि उसको याद नहीं रह रहा था कि मैंने एक दिन पहले क्या किया, 2 दिन पहले क्या किया। सो देन ही गॉट हिमसेल्फ टेस्टेड। अल्जाइमर्स का भी वैसे ही होगा, अगर आप इट्स वेरी नेचुरल टू फॉरगेट अ फ्यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन आप सडनली अगर भूल गए कि पिछले 2 दिन पहले कोई इवेंट हुआ था जो आप कंप्लीटली, यू नो, यू आर एट अ लॉस। आप ये बातचीत कर रहे हैं एंड यू फॉरगेटिंग द वर्ड्स, आपको पता है कि क्या आपको बात करनी है, या आप बातचीत करें एंड सडनली वो चेन ऑफ थॉट आपका चला गया एंड देन यू आर नॉट एबल टू कम बैक टू इट। वंस इन अ वाइल हैपेंस विद दैट्स ओके, एवरीबॉडी, बट अगर रेगुलर बट अगर रेगुलरली हो रहा है, सडनली अगर आप किसी को देख रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा इंसान, आपको ना, आपका कोई लंगोटिया यार है, आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा, और ये बार बार अगर हो रहा है, तो यू नो देन दोज आर फ्यू रेड फ्लैग्स फॉर विच यू शुड गेट योरसेल्फ, यू नो, इवैल्यूएटेड एटलीस्ट। स्मोकिंग, अल्कोहल, हम्म। नारकोटिक्स, हम्म। उसका क्या इफेक्ट होता है ब्रेन पे, ब्रेन फंक्शन पे? अल्कोहल इज़ अ सीएनएस डिप्रेसेंट, ऑल ओवर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं सबको डिप्रेस करता है, राइट? तो जब वो डिप्रेस करता है तो वंस अगेन जो एरियाज़ होते हैं आपके ब्रेन के, जो मेमोरी फॉर्म करते हैं, जो इमोशनल ये टर्मोइल को पूरा ठीक करते हैं, ऑल दैट गोज़ फॉर अ वैक, व्हिच इज़ व्हाई अल्कोहल इज़ इट जस्ट डिप्रेसेस यू। बट अ लॉट ऑफ पीपल फील हैप्पी आफ्टर अल्कोहल। या बट दैट इज़ द हैप्पी हाई, वो इनिशियल वो थोड़ा बहुत रहेगा, बट एज अ होल दे फील हाई, वाई ये दे फील हैप्पी, सॉरी, is only because it's depressing the inhibitions that is probably there in them. So I am probably able to say something, express myself a bit more क्योंकि those inhibitions have gone down. बट क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, उसके कारण क्या होता है कि आप जो मेमोरी इम्पेयरमेंट होने लगेगी, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगेन इज ट्राइंग टू सेव एनर्जी, एट द एंड ऑफ द डे द ब्रेन इज जस्ट ट्राइंग टू सेव इटसेल्फ। तो ये सब होता है। व्हेन इट कम्स टू स्मोकिंग, smoking gives you a dopamine high. It gives you a you know, but over a short period of time, long period of time it again results in narrowing of the blood vessels, because every time you're taking a smoke, there is change in the circulation of the blood supply to the brain, to the heart, everywhere, because you're inhaling, exhaling. तो उसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है ज़्यादा विस्कस हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉजेज स्मॉल स्मॉल ब्लड क्लॉट्स फिर बनने लगेंगे ब्रेन में, which is why a lot of strokes also, for example, happen in chronic smokers. Narcotics is a completely different game changer because it जो डोपामीन का जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, उन पे अटैक करते हैं और उनको चेंज कर देते हैं, तो यू गेट डिपेंडेंट अपॉन इट, ओके। because those receptors will then realize you will get that high, you want that dopamine high, लेकिन वो उन्होंने वो नक्शा ही बदल दिया, तो वो नक्शा किससे होगा, इन्हीं से होगा। That is why dependence upon narcotics happens much more than alcohol and non-smoking. It's easier to let go of alcohol and smoking as opposed to, you know, if you get hooked onto these. But alcohol, why does the brain feel high at that time? Because It's people not. drink to feel high, and high is in the brain. No, so it's a very short acting mood elevator because your inhibitions are not there. नहीं, but वो जो high feeling होती है कि आप वो हाई फीलिंग नहीं हो रही, वो आपका ब्रेन समझ नहीं पा रहा कि यू नो, सो व्हेन यू से हाई, सो यू डोंट गेट हाई ऑन अल्कोहल, यू गेट टिप्सी, राइट? Okay. वो क्यों होता है? क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन चला जाता है, आपके ब्रेन के इनहिबिशंस ये चले जाते हैं, द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, वेयर वन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर कोऑर्डिनेशन, दैट गोज फॉर वैक, राइट? तो विच इज़ वाई इट इज़ नॉट एबल टू, आपने सडनली आप उठे, आपको चक्कर आया, बिकॉज ब्रेन उतने टाइम में प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि और देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द पोस्चर, आपने सडनली टर्न किया और आपको चक्कर आया, राइट? कभी कभी आपको लगता है यूर यू नो योर इफ़ यूर ड्रिंकिंग टू मच एंड यू नो आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा झूल रहा हूँ, वाई? बिकॉज ब्रेन को आपने ना डिप्रेस कर दिया है, ब्रेन को उस एरिया को इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली सो एज टू गिव द रिक्वायर्ड इफेक्ट। देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज नोन एज अ सेरेबेलम, जो आपको कंट्रोल करता है पूरा, राइट, कोऑर्डिनेशन को,
इफ़ उसको आपने इतना डिप्रेस कर दिया है राइट, दैट व्हेन यू आर गेटिंग व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड आप झूल रहे हो और फिर कुछ भी बोल रहे हो। कुछ, सी दैट इज़ अगेन दैट इज़ ये बिकॉज़ ऑफ डिसइनहिबिशन। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको लाइक सी स्लरिंग ऑफ स्पीच तो वो अलग हो जाती है बिकॉज़ द मसल्स गेट टायर्ड। हुँ। इट्स एंड योर ब्रेन इज़ नॉट, जितना आप सोच रहे हो उतनी जल्दी आप बोल नहीं पा रहे, व्हिच इज़ व्हाई द स्लरिंग इज़ आल्सो हैपनिंग, वो बट वो आप जो भी आप बोलते हो दैट इज़ बिकॉज़ दैट इज़ प्रॉब्ली समथिंग जो आपको बोलना था, आप अल्कोहल जस्ट हेल्प्स यू ब्लर्ट इट आउट। कैन द ब्रेन रिकवर फ्रॉम लॉन्ग टर्म सब्सटेंस अब्यूज़? टेक्स टाइम बट येस, ब्रेन रीवायर हो जाता है, लाइक आई सेड कि वो सब रिसेप्टर्स अपने एनाटमीज़ उनके चेंज हो जाते हैं। तो इट टेक्स क्वाइट अ व्हाइल बट इट कैन रिकवर। रिकवरी सब्जेक्टिव हो जाती है। फर्स्ट फ्यू मंथ्स आर द वर्स्ट बिकॉज़ नॉर्मली क्या होता है कि वो आप सब्सटेंस नहीं ले रहे तो फिर आपको वो अर्ज आती है, दैट डोपामाइन अर्ज, जो हाई जो आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ हाई में रहते थे वो अगर नहीं होता है तो वो क्रैश आता है। पर वंस यू आर ओवर दैट पीरियड द ब्रेन विल देन रीमॉडल इटसेल्फ बैक टू इट्स बेसिक एनाटमी। हुँ। अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको कितने टाइम के लिए अब्यूज़ किया है, कितना अब्यूज़ किया है, सब्जेक्टिव हो जाता है विद डिफरेंट पीपल। माइट बी ईज़ियर फॉर अ यंगर पर्सन टू रिकवर फ्रॉम इट एज़ अपोज्ड टू समवन हू इज़ डूइंग इट इन द 50s और 60s। सबसे पहले क्या होगा ब्रेन में अगर एक इंसान कोई भी एडिक्टिव चीज़ को गिव अप करता है? क्योंकि वो होता है ना कि मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स मूड स्विंग्स आर या बिकॉज़ वो हाई नहीं रहता आपका, उससे इरिटेबिलिटी, मेमोरी इम्पेयरमेंट, इमोशनल ये लायबिलिटी, आप ओवर रिएक्ट करेंगे टू एनी सिचुएशन पर से। देयर माइट बी सम फिजिकल एट्रीब्यूट्स टू इट कि आपको लगेगा जैसे चींटियाँ चल रही हैं पूरे शरीर पे, क्योंकि आपकी इतने सेंसिटाइज्ड हो गए हैं, आप इतने हाई पे थे कि यू वर नॉट फॉर इट, यू आर नॉट फीलिंग एनी पेन, यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, सडनली ओवर सेंसिटिव हो गए हैं ऑल द रिसेप्टर्स ऑल ओवर योर बॉडी, तो वो आपको यू आर परसीविंग इट एज समथिंग कि कुछ एक्स्ट्रा है। राइट, तो देन डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली। कुछ लोग खाना नहीं खा पाते, उल्टी कर देते हैं, क्योंकि ये इतने टाइम के लिए बिना खाने के रहे हैं, दे आर एडिक्ट्स, दे आर नॉट रियली ईटिंग पर से। सडनली नॉर्मल खाना भी खाया तो उनको उल्टी जैसा लग रहा है, बिकॉज वो दैट हैज़ बिकम वेरी एलियन टू द बॉडी नाउ, क्योंकि आप वो यूज टू नहीं है। योर बाउल मूवमेंट्स गो फॉर अ वैक फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि you're constantly सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, आपको हेडेक्स हो रहे हैं क्योंकि द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन हैज़ ऑल्सो गॉन बैक टू इट्स नॉर्मल। वो पहले इट वॉज डिफरेंट व्हेन यू वर ऑन दैट, डिफरेंट सिस्टम्स विल रिएक्ट डिफरेंटली। आपने बहुत सारी सर्जरीज़ की है ना सर? क्वाइट अ फ्यू। सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी क्या रही है आपकी? सब्जेक्ट वो डिपेंड करता है क्या जहाँ पे spine- आपको लग रहा था कि यार ये थोड़ा-सा तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जहाँ पे लगा कि है कुछ, बिकॉज यू ऑलवेज आप प्लान करके जा सकते हैं, बट देन इट्स हाउ यू एनी सर्जन, इफ दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस देन दे शुड नॉट बी ऑपरेटिंग, क्योंकि नॉर्मल सर्जरी तो कोई भी कर सकता है। एनी वन जिसको कोई इतनी वो है नहीं, मैं उसको 50 बार एक ही सर्जरी को दिखाऊंगा वो भी कर देगा। हुँ। इट्स हाउ यू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस व्हेन इट गोज फ्रॉम देयर। तो कोई कॉम्प्लेक्स पर से डिफरेंट, देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स जो हमने किए हैं, क्वाइट अ फ्यू कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरीज जो हमने की हैं, जहाँ पे देयर हैव बीन ऑफ क्वाइट अ फ्यू कॉम्प्लेक्स सर्जरीज बैक ऑफ द नेक में, जहाँ पे हड्डियाँ बनी नहीं हैं या बिल्कुल ही ये खाली 5% जुड़ी हुई हैं। तो हमें भी पता है कि थोड़ा बहुत ही मैनिपुलेट किया वहीं पे Dislocate हो जाएगा। डिसलोकेशन हो जाएगा एंड द पर्सन में एंड अप ईदर डेड और पैरालाइज्ड। तो देन या वो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्जरी वो ये सब्जेक्टिव हो जाता है। वियर्ड अगर वर्ड सही होगा मेरे यूज़ करने का कि सर्जरी की बट बहुत ही पता नहीं क्या निकला अंदर से। वियर्ड सर्जरी इन टर्म्स ऑफ क्या निकला वो नहीं, बट आई मीन इन एटलीस्ट इन माय करियर मैंने कुछ तो देखा है, दैट सो देयर समथिंग नोन एज हाइड्रोसिस सिस्ट ऑफ द लिवर। ओके। हमने ऑपरेट किया था ऑन द हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द ब्रेन, जहाँ पे जो सिस्ट जो होते हैं बिल्कुल ही आपने बलून्स में अगर पानी भर दिया तो वैसे दे जस्ट सिटिंग देयर इन द ब्रेन, एंड द ओनली वे ऑफ रिमूविंग देम, यू आर नॉट, आप काट वाट नहीं रहे, आप खाली पानी और डाल रहे हैं टुवर्ड्स द बेस और वो अपने आप बाहर आ जाता है बिल्कुल एक बलून की तरह। तो दैट वाज अ वियर्ड थिंग। हम लोग काफ़ी ट्रॉमा करते हैं, सो द लॉट ऑफ टाइम्स प्रोजेक्टाइल्स ब्रेन में ही रह जाती हैं, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मतलब बुलेट्स, बुलेट्स रह जाएंगी या शार्पनेल। शार्पनर रह जाएगा। तो अगर वो ऐसे एरियाज ऑफ द ब्रेन में हैं जहाँ पे हमें पता है कि अगर पेशेंट न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमने निकाला तो और न्यूरो डेफिसिट्स रह जाएंगे, तो देन वी लेट इट बी, हम उसको रहने देते हैं। ऐसा कोई हुआ है आपके साथ? हाँ, इनफैक्ट वी हैव ऑपरेटेड ऑन अ फ्यू ऑफ आवर पेशेंट्स जहाँ पे हमने शार्पनर छोड़ दिया,
And then I actually have a patient जो मेरे पास आता है, he has उसको blast injury हुई थी, and he was operated outside, and the family was behind him कि he had a shrapnel at the front portion of the brain कि ये नहीं निकालो, इससे प्रॉब्लम होगी. He's absolutely fine, right? Presented with a headache and ultimately ended up having a cervicogenic headache, जो मैंने बोला था कि neck का वो है. So if he is absolutely fine, because आपको पता है कि आपने वहाँ पे अगर हाथ लगाया, वहाँ पे you might end up while removing it आप damage कर सकते हो to areas that can actually lead him to have fits for the rest of his life. तो it's a risk benefit ratio जो आप ये calculate करके करते हैं फिर. कभी आपको ब्रेन में वर्म मिला है? There are a few conditions where active worms are found Why are worms suddenly? because of the bloodstream. आपने कुछ खाया होगा, वो liver के through ये bloodstream से would have gone to your brain. और उसमें क्या होता है? Worms start eating brain cells? No, so they release certain toxins that can be damaging to the brain. They are a mobile object in the brain, so if they hit a particular part of the brain जो आपकी electrical activities को ज़्यादा control करता है, you can end up getting fits. अगर वो ऐसी जगह जाके settle down हो जाए, जो पानी जो brain में है that is being circulated can act as a dam and block the water supply in the brain, जो CSF जिसको बोलते हैं. दैट कैन लीड टू इंट्राक्रेनियल ये प्रेशर इंक्रीज, और दिमाग का जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करता है. तो पेशेंट में प्रेजेंट विद दो सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स. डिपेंड करता है कि कहाँ पे मिला है. ऐसे एरिया में अगर आधे टाइम, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के बारे में आपने सुना होगा. क्या वापस ये बताना? ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस. न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस. यस, तो बताइए इसके बारे में. द न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज एसेंशियली आपका इट्स अ वर्म इन्फेस्टेशन. जो आप रोड साइड का कुछ अगर आपने खाया, right, those worms will then go into your liver, right, as eggs. They then get transported into your brain, और फिर वहाँ पे because of the blood pH, the blood and everything, वो वहाँ पे hatch हो जाते हैं. Few times if they are in an area जहाँ पे कुछ ये problem नहीं होगी, जैसे like not areas that control your epilepsy and all that, तो then they hatch and then they die off, और फिर वो calcified हो जाते हैं वहाँ पे. तो अगर किसी का कोई कभी कुछ स्कैन किया और वहाँ पे मिला, तो उनको पता भी नहीं कि हमने कभी ये किया था, ये वहाँ पे था, because that worm has died off and has become calcified. So those sort of things are also there. Again, it depends upon कौन से which part of the brain is getting affected. AI टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, यहाँ तक बातें हो गई हैं कि ब्रेन डाउनलोड हो सकता है और एक इंसान मरने के बाद भी जी सकता है. क्या ये फ्यूचर है इसका? इन थियोरी आप ब्रेन मैपिंग पूरा एक कंप्यूटर इंटरफेस पे कर सकते हैं. इन थ्योरी आप पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो एक ये ब्रेन की होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर पे. बट वेयर वी लुक एट द कॉन्शियसनेस फ्रॉम, व्हाट मेक्स यू वेदर वो, क्योंकि एन AI इज जस्ट algorithms, whether they'll be able to show the same level of emotions, reactions that a human being or a mind person who's alive can. That is all theoretical. AI in neurosurgery is still at a very nascent stage. I mean, like आप उसको use कर सकते हैं to help in, let's say, certain conditions such as stroke हो गया, to find any in neurodegenerative disorders जैसे Alzheimer's and Parkinson's, to help the patient. But whether it will completely take over, वो एक ethical issue भी हो जाता है कि whether they can complete. I mean, how does an AI decide कि, for example, if there's a tumor in the brain and it's in an area of the brain जो eloquent areas बोलते हैं, या जो areas which are very important, and as a surgeon we take a call intra operatively कि नहीं यार पूरा ट्यूमर नहीं निकालेंगे वरना patient will end up with permanent deficits. उससे अच्छा है कि जितना debulk कर सकते हैं maximally, उतना निकालने के बाद we can send for adjuvant therapy. Will an AI be able to make that same judgment? That becomes a medical, legal as well as an ethical issue. Because AI will not be able to cognitively think Maybe as they the... can, but at this point of time, no. And AI is just following orders, no. But an AI, अगर आपने AI को बोला कि point A से point B जाना है, वो point A से point B in the shortest format जाएगा. It is not going to take the longer route. Right. Intraoperatively हमारे जैसे for example plans भी change हो जाते हैं. We see something we're like नहीं, this is not the plan. Now we need to approach it in a different way. AI will also approach it in a different way. But whether the AI is taking the same factors into consideration जो हम लोग ले रहे हैं, नहीं. That is something, it's in a very nascent stage. जैसे Elon Musk की कंपनी ने ये Neuralink जो बनाया है, it can be as an adjuvant to help out patients such as stroke के patients and all, where there's a brain and a particular body part interface, the signal is going and you're able to move your hand and all that. Them, yes.
AI assisted neurosurgery is, I personally think that in the next 5 to 10 years is really going to be Big. a major part of our rehab, or a part of our treatment process. But for AI to completely take over and do robotic neurosurgery, we are still some time away. Moral and ethical issues also. Ethical issues, yes. Do you think कि कभी भी ऐसा एक चिप आ सकता है कि आपका कोई पोर्शन ऑफ द ब्रेन डेड है, तो वो जो फंक्शंस वो करता है, से मोटर स्किल्स हो गए या आई साइट, हियरिंग, कुछ भी होता है, तो वहां पे वो चिप फिट करके उस चीज को वाया चिप हम एक्टिव रख सकते हैं. If the chip is a electrical chip जो has connections, but how do you connect it to the other part? Again, these are all theoretical questions. Theoretically it can. Theoretically अगर आपने जैसे हमने 3D implants हम लोग डालते हैं. 3D implants जैसे किसी की अगर skull bone नहीं है तो 3D implant उसका करके then we'll put a titanium or a 3D implant which is the maximum it can come close to the normal tissue. So you can probably put a 3D implant ये part back in the brain theoretically, right? But whether it will take over the same function or that you don't know. Wow. Okay. Does depression and other mental health issues physically change the brain? Physically? See, any of these mental health conditions that physically change of physically in terms of your body is physically changing even your brain, because your memory impairment अगर आपका हो रहा है, you're depressed, आपके hormones ये down हो रहे हैं, कम अगर होंगे, so automatically the receptors for, let's say for example something like a dopamine, the number of receptors will also go down because the brain is trying to conserve energy. When the brain will think कि नहीं, इतना जब ज़रूरत ही नहीं है, so ये surplus का क्या फ़ायदा, राइट? इतने अगर एरिया का मेमोरी आप इतना एक ही मेमोरी पे आप फिक्सेटेड हो, you're not forming any new memories, you're not going out, आपका इतना एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हो, your prefrontal cortex will also shrink. So these ये physiological and anatomical changes will happen over a period of time. ऐसा नहीं कि आप today are depressed हो और कल हो गया, नहीं, but this happens over a But period of physical change in the brain can happen. yeah. Wow. Okay. Can meditation make you smarter? Meditation makes you smarter for the simple reason being that it kind of brings about what we call a homeostasis or a balance in the brain in terms of all its hormones, all its emotions and memories and everything. So you tend to utilize the maximum potential of that part of the brain that is getting stimulated while doing something. So when they say that meditation makes you calmer, it just makes you more analytical. Your prefrontal cortex, for example, is working to its maximum capacity. You're not getting irritated just because you're not able to do something. You're able to concentrate a bit more because that particular part of the brain that you're normally is getting active जब आप कोई काम कर रहे हो, वो अपना full potential utilize कर रहा है. Music कैसे help करता है? I'll give you an analogy. I think I heard this singer Shan. He was giving an interview. He's like, I always tell people that when you don't listen to a sad song when you want to listen to a song, because a sad song आपको ऐसे zone में लेके जाता है, then you just want to listen to sad songs. The music is a great mood elevator. It is a great mood depressor. I mean, like, and when he said that, I mean, like, it kind of makes sense. आप उस emotional उसमें चले गए, then the brain then craves that only. Right. If you're listening to something that's elevating your mood, you're going to keep listening to the same genre. You're not suddenly going to go back to another genre. In fact, when you're depressed and you listen to something, there's a heartbreak ho gaya or something, and listening to some sad song, you're not able to listen. You will not even enjoy a song that gives you any happiness, because that's just a attitude that your brain has taken. So music plays a big role. How music affects your brain even otherwise. Let's say if you start learning music, start learning some new instruments, or you start learning notes and all that, something that जो आपका vocation नहीं है, your brain will form new ये connections, आपकी memory improve होगी, आपके ये overall brain health that we were talking about वो improve होगा. What's the best exercise for brain health? Again, reading, taking up anything, any new vocation at any point of time, anything that forces you out of your comfort zone physically is forcing your brain out of its comfort zone. That is just reinforcing and making new synaptic channels, making your brain more fresh. ये अपने hormones को भी थोड़ा बहुत regulate कर रहा है in terms of you're looking forward to something, right? And that can happen at any age. The brain health वहीं पे आपकी better रहेगी. Sir, with the smartphones and laptops और ये सब, I'm also guilty of it कि हम सोने से पहले scroll किए जाते हैं. तो there's a light emitting.
उससे क्या होता है? क्योंकि आजकल के ज़माने में हम उठते भी सबसे पहले फ़ोन को टच करते हैं। जहाँ पे हम फुली अवेक नहीं है, सबसे पहले हाथ जाएगा फ़ोन पे। सोने से पहले भी फ़ोन पे हैं। तो हाउ डज़ दैट अफ़ेक्ट? It stimulates your brain. So when your brain is about to shut down, it's like keeping, you know, how when you are sleepy and somebody's just keeping you awake. That's what your phone is doing to your brain. In the night time, through the circadian cycle, everything, brain को पता है कि यार now is the time to calm down, we need to shut down slowly, pass out or whatever. लेकिन आप phone पे अगर हो तो it's just causing that extra stimulus which is causing your brain to reuse all the already depleted energy levels उस पे पूरा ध्यान रखने के लिए, and it is screwing up your sleep cycle as well because you are in your first phase, which is why they say कि अगर आपको सोने से आधा घंटा पहले या 45 minutes पहले, you know, let go of पूरा light wise बंद कर दीजिए and, you know, don't use your phones and everything, because you have to make that kind of an environment where your brain then understands that your body is, you know, wants to shut down. जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा ब्रेन रेडी होता है कि डे फेस करना है, और जैसे शाम होती है हम थोड़े से स्लो हो जाते हैं। इज Again, देयर ब्लू लाइट क्या है उसका कनेक्शन? सनलाइट? so again, you know, it's more of a hormonal and a substance thing. वो circadian ये cycle के साथ होता है, what even they used to say in the older times कि with the sunrise, you know, and if you wake up and if after you've had a good night's sleep, obviously, so, you know, again, everything is at this maximum wo. Like body is in homeostasis with your mind, which is in homeostasis with the external environment around. As the day is also shutting down, your body also realizes that different systems have to shut down. Energy conservation करना है, energy replenish करने का time आ गया है, which is why you tend to feel a bit you know, fatigued out during the evenings. You're working since morning because all those energy reserves have got depleted. What are the chemicals that are released in the brain in the morning and in the evening? Different. I mean, like, you know, you have dopamine, serotonin surges जो होते हैं, which again get depleted as you go in the in the evenings. Besides dopamine, serotonin, you have certain gut आपके microbes and the gut, you know, releasing acid, for example, you know, at times later on in the day, right? So then all these, you know, actually act in cohesion if you're getting up in the morning and then sleeping in the night. Like you'll see a lot of people जिनको acidity की problems होती है, they don't sleep well. Or if they are like, you know, eating at wrong times and all that, because वो acidity आप force कर रहे हो a particular body system को to react to a situation that is not used to reacting in that particular time. सेरोटोनिन का क्या काम होता है? ये serotonin essentially आपका mood stabilizer होता है. ओके। It acts like a mood stabilizer. 90% of the serotonin receptors are actually found in the gut, which is the form, you know, basis of your gut-brain axis. ओके। Which is why they say your gut is happy, your brain is happy. एंड शाम को कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं? शाम को अगेन ये डिप्लीशन होता है, देन आपका मेलाटोनिन का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, विच इज़ फॉर योर स्लीप, यू नो, हार्मोन का जो आपका स्लीप का वो करता है. That gets replenished during the day, which is why they say the sunlight, you know, kind of replenishes melatonin so that you have enough reserves in the evening to in the night to sleep. तो आजकल ये मेलेटोनिन टैबलेट्स, गमीज और ये सब बहुत लोग ले रहे हैं टू फील स्लीपी। तो इज इट ओके टू टेक इट, और क्या ये लॉन्ग टर्म में सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन इन द बॉडी बंद कर देगा बिकॉज बाहर से मिल रहा है? सो नथिंग ऑफ द सॉर्ट कि सेल्फ का ये बाहर से लेने से बंद हो जाएगा, वो बॉडी में बनता ही रहेगा. Yes, in the short term, it might give you a short boost. It might help the already existing melatonin in the body to have an add-on effect. But after a while, nothing. It is something that you're ingesting. Your body will reject it. ओह, सो इज इट मोर साइकोलॉजिकल कि हाँ मेलेटोनिन लिया तो मेरे को नींद आ रही है? Placebo effect है. प्लेसिबो इफेक्ट है। व्हाई डज प्लेसिबो हैपन सर? You kind of subconsciously train your brain to, you know, कि ये अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं, you know, ये होगा. That is the only thing. You're just pulling your mind. क्योंकि बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब ड्रग्स होते हैं तो एक्चुअल ड्रग देते हैं और प्लेसिबो देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको बोला गया है कि हाँ ये इससे ये ठीक हो जाएगा और वाकई ठीक हो जाता है। Yeah, because why? Because see, that is one of the reasons now. Because a lot of neuropsychiatric illnesses, for example, might show with symptoms of the gut, might show symptoms such as कोई pain हो, back pain हो, neck pain हो, जो भी हो, and it's a psychiatric thing. आप all patients को आपने दवाई दे दी along with whatever other medications they need, and suddenly, you know, they're like, हाँ sir, we are completely cured. It's like this, अगर मुझे चोट लगी है
और आपने मुझे दवाई दी, आई एम क्योर्ड एट दैट टाइम, बट देन आगे जाके आई डू सम फिजिकल एक्टिविटी एंड दैट पार्ट स्टार्ट्स पेनिंग। अब नहीं, मेरे को चोट लगी थी इसलिए मेरे को ये दर्द हो रहा है। इट मे नॉट बी रिलेटेड, बट आई टेक द सेम मेडिसिन एंड क्या रहे हैं उसे, वो Hmm. उस समय दवाई ली थी ठीक हो जाएगा, इस समय वही दवाई लूंगा तो ठीक हो Hmm. जाएगा। तो लॉट ऑफ पीपल डू दैट। A lot of people also OCD, ADHD ये सारी चीजें होती है, तो ब्रेन में क्या होता है जिससे वो चीज होती है और वो गेट ओवर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मेडिकेशंस लगते हैं। Again, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस इट Okay. अलोंग, एंड इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग बिकॉज ये आसपास के आपके फिजिकल फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट में है, दैट इज़ ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। कुछ लोगों में होता है, इट कुड बी जेनेटिक एज वेल, कि वो जो साइनेप्टिक्स या जो साइनेप्सिस जो बने हैं, जो कनेक्शंस जो बने हैं वो बराबर नहीं बने हैं, विच इज़ कॉजिंग योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन टू रिएक्ट डिफरेंटली टू सिचुएशंस दैट अ नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन माइट नॉट। Can we train our brain to have a photogenic or photographic memory? Yes, repetition, Repetition. repetition. Give me an example of it. Repetition. I mean, yeah, I don't, for example, कितनी बार अगर I open up the skull, right? I don't have to then think twice before opening up the skull again. I don't have to, it's all there. वही सब subconsciously आप ये कर रहे हो, गाड़ी चलाना, Hmm. it's memory, right? I mean, कि आपको स्पीड ब्रेकर आएगा, कि कौन से गियर में डालना है, स्पेशली ड्राइंग मैनुअल और एनीथिंग, you have to start the car, you have to, क्लच को कैसे यूज़ करना है, everything, right? Acting. For example, Okay. when someone says, that, when the action happens, suddenly कि क्या आपको करना है, कहाँ देखना है, कौन से कैमरा की तरफ देखना है, क्या करना है. So it's just your, that is just imprinted. And because you've done it those many times, it becomes second nature. Why does coffee stimulate the brain so much, sir? So it's a short acting stimulant, right? It causes a surge of adrenaline in a short burst, which is like for short acting, आपको वो attention span आपका increase कर देगा. But after वो एक initial burst के बाद, then again you're still left with that energy depletion, because that is like, if the brain is, for example, releasing the energy at a particular rate, आपने coffee पी है, so that it releases at a 5% higher rate, लेकिन फिर उतना ही depletion ज़्यादा faster होगा. Okay, lovely. This was our podcast, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming on Unlock with Kunal Jaising. और हमने बहुत सारी चीज़ें अनलॉक की इसमें, and I hope सबको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला. I hope so too. I hope so too, sir. Thank you so much for coming on Unlock. Thank you very much. ह्यूमन माइंड कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, इतने सारे फंक्शंस, इतनी सारी चीज़ें, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, और इस सब के बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. एंड आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ नया सीखा आपने, और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा. और अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस एपिसोड को कम से कम 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी ज़िंदगी भी बेहतर बने, उन्हें भी नया इन्फॉर्मेशन मिले, उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अनलॉक हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग अनलॉक विद कुणाल जयसिंह. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड रिलीज हो, विच इज़ एवरी वेडनेसडे, आप लोगों को सबसे पहले पता चले. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन अनलॉक विद कुणाल जयसिंह.